नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो कल के दिन मैंने दो वीडियो अपलोड करी थी इस चैनल पे। अगर किसी ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिसमें मैं ट्रैक करना सिखाया हूँ कि कैसे आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हो। वो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, एडवांस लोग जाके टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तो इस हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है और इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं और आपको लिस्टिंग कितनी मिल सकती है। तो ये कैसे अप्लाई करना है, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे और आईपीओ क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सीधा सीधा एक आर्टिकल खोल लिया है, ओके, एक ब्लॉगिंग चैनल से, जिस चैनल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बहुत सारे आईपीओ से फिर बहुत सारे न्यूज़ को कवर किया जाता है। तो मैं उसी का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इसके पहले जिसको पता नहीं है कि आईपीओ क्या होता है, मैं उसको बता दूँ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो आईपीओ का मतलब होता है सर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो आईपीओ हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी का स्टॉक जब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और वो चाहता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस पे, बीएसई पे या फिर एनएसई पे अपना लिस्टिंग करवाए, तो उसके तहत उसको सबसे पहले मार्केट में आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। कुछ प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस में मार्केट में उसको छोड़ा जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट पे किसी की लिस्टिंग होती है तो उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग आईपीओ बोलते हैं। तो आप इस आईपीओ से कितना पैसा कमा सकते हैं, प्रीमियम क्या होता है, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईपीओ का मतलब ही होता है कि जो फर्स्ट टाइम लिस्टिंग होगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड एक कंपनी है, बट अभी वो होने जा रही है पब्लिक लिस्टिंग कंपनी, और लिस्टिंग होने जा रही है एनएसई पे और बीएसई पे। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट इसका वैल्यूएशन कहीं ना कहीं मुझे हायर दिख रहा है। और सारा कच्चा चिट्ठा इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन कौन सा चीज़ इकट्ठा रखना पड़ेगा, सारी जानकारी दे देते हैं। तो मैंने आईपीओ क्या होता है वो डिस्कस कर दिया। अब आईपीओ में आप कैसे भाग ले सकते हैं, तो भाई आप देख सकते हैं कि 702 करोड़ का इशू प्राइस है, और कहीं ना कहीं जो ओपनिंग हो रहा है वो आपका 7 सितंबर को ओपन हो रहा है और क्लोजिंग डेट 9 सितंबर का होगा। तो मेरी सलाह है आप सबको कि 7 सितंबर को भाग ना लें, देखें 7 से लेके 8 तक देखें, आराम से तसल्ली मनाएं कि आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, कितने लोग पार्टिसिपेंट करने के लिए इच्छुक हैं। उसके बाद अगर आपको लगे, तसल्ली रहे, मार्केट का रिस्पांस रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं 2 दिन क्रैश की वजह से डो जोन्स, कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक है। और जब जब एक नया आईपीओ आता है तब तब कहीं ना कहीं हम लोगों को एक लिस्टिंग में गेन भी दिखाई देता है और लिस्टिंग डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट एग्जांपल एसबीआई कार्ड्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ है जो फ्रेश इशू है, और कुछ ऑफर फॉर सेल की भी बात चल रही है। और ये क्या पूरा कहानी है बताता हूँ। लिस्टिंग एनएसई पे होने वाली है और बीएसई पे होने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए और 9 तारीख को ही अपना आईपीओ का जो बिड है उसको प्लेस करना चाहिए। मिनिमम आप 90 शेयर का लॉट उठा सकते हैं, और ऑफ कोर्स लगभग 15,000 पर लॉट के हिसाब से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो कि बहुत नेसेसरी है, और विदाउट डीमेट अकाउंट आप कोई भी आईपीओ में भाग ले नहीं सकते। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कंपनी के प्रेजेंट वैल्यू की और कंपनी के परफॉर्मेंस की। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये आईपीओ कम ओएफएस जाता है। देखिए, कभी भी जब आईपीओ आता है तो वो पब्लिक पैसा देती है, कंपनी फंड रेस करती है पब्लिक से। तो आईपीओ का साइज 702 करोड़ है, लेकिन जो पब्लिक है वो सिर्फ और सिर्फ 110 करोड़ से ही उठाया जा रहा है एज एन आईपीओ। और असल में जो खेल है वो ओएफएस का है। लगभग 600 करोड़ का जो माल है वो ओएफएस है। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब जो उसका ऑलरेडी प्रोमोटर है या फिर कोई अच्छा लाइक शेयर होल्डर है, वो अपना माल बेचना चाहता है। तो ये ओएफएस कम आईपीओ है, जहां पे ओएफएस का वैल्यू हाई है और आईपीओ का वैल्यू कम है। तो ये ओएफएस और आईपीओ साथ में आ रहा है। और फ्रेश इशू की बात की जाए तो 110 करोड़ है, और ओएफएस लगभग 600 करोड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि आपको नोट ज़रूर करनी चाहिए।
तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल खोल दिया है। इसमें रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप सेगमेंट दिया हुआ है कि उसका उस कंपनी का धंधा क्या है और उस कंपनी का बिजनेस क्या है। मैं इसका थोड़ा रेवेन्यू पे भी डिस्कस करूंगा, बट देख लीजिए इस कंपनी का, ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि मैक्सिमम इसका जो रेवेन्यू है ये डिजिटल बिजनेस से आता है, लगभग लगभग 50%। जो प्रोडक्ट बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज है वो 28% का कंट्रीब्यूट करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज से भी ये कंपनी लगभग लगभग 22% कमाई कर सकती है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी का मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो डिजिटल से आ रहा है। तो ऑफकोर्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड की वजह से इस कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं हो सकती, क्योंकि कोविड में सारा चीज़ ऑनलाइन ही हुआ है। तो इस कंपनी को कहीं ना कहीं इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, और यही रीज़न है मे बी कि कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में लाई है। अब आप देख सकते हैं कि एज ए रेवेन्यू, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से ये बार बार अपना जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, इस तरह का अपसाइड मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये देखिए अभी तक फाइनेंशियल 2021 का Q1 का है, अभी भी Q2 3 बाकी है, अब 4 ही बाकी है। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं अगर ऐसा चलते रहा तो ये और भी नया मुकाम कर सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी अगर आईपीओ आता है तो वो आईपीओ कहीं ना कहीं आपको अच्छा परफॉर्मेंस देता है कंपनी, और उसको सही में क्लीन बनाने के बाद ही वो कंपनी अपना आईपीओ लाती है जहाँ पे उसको अच्छा वैल्यूएशन मिले। तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है और अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रही है। बात की जाए इसके कंट्रीब्यूशन की टोटल रेवेन्यू से इसके पीएस ग्रुप में, कि कौन कौन सा पीएस ग्रुप ऐसे डिजिटल बिजनेस में इसका रेवेन्यू डिजिटल बिजनेस में क्या है, तो आप देख सकते हैं साथियों कि डिजिटल बिजनेस में ये ऑफकोर्स 1 2 3 4 फोर्थ नंबर मानने वाली कंपनी है जो कि हैप्पीएस्ट माइंड है। और डिजिटल बिजनेस में ये एसेंचर, माइंडट्री, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट को भी पछाड़ते हुए देखने को मिल रही है। इसका मतलब कंपनी का जो डिजिटल बिजनेस वो धाकर चल रहा है, और बड़े बड़े दिग्गज कंपनी इसके पीछे रह रहे हैं जैसे एसेंचर, माइंडट्री, इन्फोसिस। तो ये दर्शाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं सॉलिड देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर बात की जाए मेरा फेवरेट और मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेशियो जिसको मैं फॉलो करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसके पीयर ग्रुप से जब इसका आरओई आरओसी जब कंपेयर हुआ, अगर आरओई किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, नेट प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को डिवाइड करने से समझ में आ जाता है कि उसका आरओई क्या है। तो जितना बेटर आरओई होता है उतना बेटर हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आरओई बहुत ही धाकर है, बहुत ही धांसू है। और अगर आप बात की जाए एसेंचर की, तो जो इसका कॉम्पिटिटर मतलब कॉम्पिटिटर है, तो ऑफकोर्स उसके आरओई से थोड़ा सा डाउन साइड है, बट आरओई भी बेहतर है और आरओसी भी बेहतर है। अगर मैं 12 से 15% के आरओई को बेटर मानता हूं, तो आप देख सकते हो कि इसका जो आरओई है वो 27 के ऊपर है। तो कंपनी ऐसे फाइनेंशियल पैरामीटर्स में, ऐसे प्रॉफिट पैरामीटर्स में, और जो कंपनी आरओई अपने नेट प्रॉफिट का जो शेयर होल्डिंग इक्विटी है वो कितना जनरेट कर पा रही है पर शेयर, वो मैंने देख लिया, वो मैंने दिखा दिया आप सबको। तो कंपनी नो डाउट, विदाउट एनी डाउट बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है, और जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन हो चुका है और सारा प्लेटफॉर्म डिजिटल यूज़ हो रहा है, कंपनी उस हिसाब से बहुत ही धाकर दिख रही है। अब इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा हाई दिखाई दे रहा है, बिकॉज कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो ग्रे मार्केट में 70% 75% प्रीमियम अप है। अब किसी को अगर पता नहीं ग्रे मार्केट क्या है, तो उसको हम लोग हिंदी में डब्बा बाजार बोलते हैं। और ऑफकोर्स जो कंपनी आईपीओ में लिस्ट होती है उसके पहले वो डब्बा बाजार में ही ट्रेड होती है। तो डब्बा बाजार में उसका प्राइस लगभग 75% शूट अप हो चुका है बिकॉज ऑफ आईपीओ। तो कंपनी को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन वाली पी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो और बात की जाए इसके प्रोमोटर्स ग्रुप की, तो सुट्टा साहब जो है वो फॉर्मर माइंडट्री के बहुत ही दिग्गज एक मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं, इसीलिए इस कंपनी का भविष्य कहीं ना कहीं सुनहरा इंसान एज्यूम कर सकता है। बट एज अ कंपनी वैल्यूएशन ये थोड़ा सा हमको महंगा दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगा और आप लोगों ने क्या करनी चाहिए? देखिए भाई साहब, मैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 लॉट अप्लाई करने का सोच रहा हूं, और वो भी मैं लिस्टिंग गेन के दिन निकल जाने का ही ट्राई करूंगा, बिकॉज एज ए वैल्यूएशन मुझे ये काफ़ी हाई लग रहा है। कंपनी में नो डाउट बहुत ग्रोथ बाकी भी है, बट एज ए वैल्यूएशन मुझे काफ़ी हाई लग रहा है, और मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का ही बात करूंगा। मैं कोई 10 12 15 लॉट अप्लाई करने का नहीं सोचूंगा, बिकॉज मार्केट में थोड़ा अनसर्टेनिटीज़ हैं। अगर ग्लोबल मार्केट क्रैश होता है तो हम लोग का जो प्रीमियम है वो हम लोगों को खाता हुआ देखने को मिल सकता है।
तो इसीलिए एक दो लॉट का ही अप्लाई करूँगा। और अगर मुझे मिला तो सही है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत मौके हैं और भी अच्छे अच्छे आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं। तो होप गाइस कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये मैं अपना साइड बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। आप अपने पैसे के खुद मालिक हैं, आप 10 अप्लाई करें फिर 13 अप्लाई करें, मेरी माने तो आप लिमिटेड अप्लाई करिएगा और लिस्टिंग गेन के दिन निकलने की कोशिश करिएगा, जहाँ से आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल जाए। तो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी। एक रिव्यू था जो कि मैंने दिया और मैं गलत भी हो सकता हूं, तो अपना रिसर्च खुद करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर सलाह मशवरा लें। तो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।